देश प्रेम से चलेगा, मोहब्बत से चलेगा, भाईचारे से चलेगा, सद्भाव से चलेगा, गले मिलने से चलेगा, सबकी इज्जत करने से चलेगा। इसमें कभी टोपी भी पहननी पड़ेगी, कभी टीका भी लगाना पड़ेगा। हम लोग इसके लायक नहीं है भैया। एक बात समझ लीजिए, हमारी पार्टी है, जरूर देश में ऐसा प्रधानमंत्री बने जो देश को जोड़कर चल सके, देश को एक करके चल सके, मजबूत रखे। ये हम लोगों की कोशिश जरूर होगी, लेकिन हम लोग ये भ्रम नहीं पालते हैं। वो हमेशा कहते थे राजधर्म का पालन करो, वो जो राजधर्म का रास्ता था, हम लोग तो चाहेंगे कि भाई पूरी कोशिश करेंगे कि वही रास्ता चले, लेकिन अगर हम नाकामयाब हो जाते हैं, हमारी बात अनसुनी कर दी जाती है, तो हम क्या करेंगे? कुछ बुनियादी उसूल हैं, उनसे समझौता नहीं हो सकता। अगर कोई कहे कि सत्ता में बने रहोगे, धर्मनिरपेक्षता से समझौता कर लो, नहीं करेंगे। देखिए भाई, हमारे बिहार में, हमारे अलायंस की सरकार में कोई झंझट नहीं है। हम लोग बहुत प्रेम से और बहुत अच्छे माहौल में अपना काम करते हैं। सभी प्रमुख विषयों पर आपस में परामर्श करते हैं, और कोई अगर कभी भूले भटके कोई प्रश्न आ गया तो पूरी परिपक्वता के साथ उसका निदान करते हैं। हम एक दूसरे की इज्जत करते हैं। तो कुछ बुनियादी बातें हैं, उस पर तो बड़ी स्पष्टता होनी चाहिए। हमारे प्रस्ताव उन तमाम बातों को स्पष्ट करते हैं। जब पहली बार समता पार्टी और बाद में जनता दल यूनाइटेड के रूप में भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता हुआ, तो तय बातें थी, जिसका जिक्र शरद जी ने कहा, नेशनल एजेंडा। और ये बात साफ थी कि जो विवादित मसले अलग रहेंगे, चाहे धारा 370 को नहीं हटाने की बात नहीं होगी, समान आचार संहिता, कॉमन सिविल कोड थोपने की बात नहीं होगी, और अयोध्या मसले का समाधान या तो आपसी बातचीत से होगा या अदालती फैसले से होगा। ये सारी बातें रही, सब कुछ ठीक चल रहा, फिर कहां से नई बात आ जाती है। तो नीतीश कुमार ने अपने पूरे भाषण में भले से ही नरेंद्र मोदी का नाम एक बार न लिया हो, लेकिन इसके बावजूद उनका पूरा का पूरा राजनीतिक आक्रमण नरेंद्र मोदी की तरफ था। ऐसे में बीजेपी भला कैसे चुप बैठती उस नरेंद्र मोदी के लिए, जिसमें उन्हें 2014 के लिए उम्मीद नजर आती है। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक के बाद आज एक बकायदा बयान जारी हुआ, जिसमें नीतीश कुमार से कहा गया कि वो उनके राज्य के मुख्यमंत्रियों के कार्यकलापों पर टिप्पणी न करे। बेहतर ये हो कि वो यूपीए के कुशासन और कांग्रेस के भ्रष्टाचार की पोल खोले। भ्रष्ट और कुशासन देने वाले यूपीए सरकार को हटाने आज की जरूरत है। कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार हर दिन सभी मोर्चों पर देश को पीछे ले जा रही है। भाजपा यह आशा करती है और विश्वास करती है कि सभी विपक्षी दलों का केंद्र बिंदु इस यूपीए सरकार की विफलता होगी। विपक्षी दल और हमारे सहयोगी दलों का ध्यान इन विषयों से हटकर हमारे मुख्यमंत्रियों की कार्यशैली पर होगी, या उन विषयों पर अपना ध्यान देंगे तो यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा। भाजपा यूपीए सरकार के कुशासन से देश को मुक्ति कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
सवाल ये उठता है कि जेडीयू और बीजेपी में आर या पार की जंग शुरू हो चुकी है। यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या 2014 के चुनाव से पहले जेडीयू और बीजेपी अलग अलग हो जाएंगे? इस चर्चा को हमारे साथ आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रताप सिंह लखनऊ से हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ जुड़ेंगे नीरज कुमार, जो कि जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ अशोक प्रधान, बीजेपी के नेता, जुड़ेंगे। मेरे साथ एक खास मेहमान है शंभू श्रीवास्तव जी, जो कि एमएलसी हुआ करते थे जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, और समता पार्टी, जिस पार्टी की नींव 1995-96 में रखी गई, उसके फाउंडर मेंबर में से एक थे। सबसे पहले शंभू जी, आपको क्या लगता है, आपका जो अनुभव रहा नीतीश कुमार जी के साथ, आपका जो अनुभव रहा उनकी टीम के साथ, उसको देखते हुए आपको लगता है कि बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड का संबंध विच्छेदन होना मात्र एक प्रक्रिया भर रही है? देखिए, मेरे ख्याल से ये नीतीश कुमार जी के स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था, लेकिन कभी कभी आप इतना ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं कि पीछे लौटना मुश्किल होता है। उन्होंने सोचा था कि बीजेपी उनके दबाव में आ जाएगी, जैसा कि बीजेपी का इतिहास रहा है, खासतौर से बिहार में जो 6-7 सालों में जो उन्होंने चाहा उन्होंने किया और बीजेपी उसके साथ लगी रही। लेकिन अब जो स्थिति बन रही है और जितना आगे वो बढ़ गए हैं, उससे कई बार राजनीति में ऐसा होता है कि जो चीज आप नहीं चाहते हैं वो भी हो जाती है। मेरी समझ से इस सारी चीजों की शुरुआत बीजेपी के अंदर जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की जो जंग है, उस जंग में एक गुट के साथ वो हैं शुरू से, जितना मैं उनको जानता हूं। गुट कौन सा? अरुण जेटली वाला गुट? हाँ, कह लीजिए आप। और उनके भी तो कोई हैं, उनके ऊपर भी कोई हैं, तो लालकृष्ण आडवाणी जी, जिनकी प्रशंसा भी उन्होंने हाल ही में पटना में, अगर आपको ध्यान हो तो उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी की भूरी प्रशंसा की, आज भी उन्होंने जिक्र किया। तो इसका मतलब वो समझते हैं कि आडवाणी जी का जो समूह है बीजेपी में, वो इनका उपयोग कर रहा था मोहरे के तौर पर, और इनकी अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा प्रधानमंत्री बनने की है। इनकी समझ थी कि बीजेपी में दो गुट आपस में टकराएंगे तो गठबंधन को आगे बढ़ाने के नाम पे, तो और गठबंधन का फैलाव किया जाए, विस्तार किया जाए, तो बाहर से किसी आदमी की अगर आवश्यकता पड़ी तो हम उपलब्ध रहेंगे। इसलिए उस गुट के मोहरे के तौर पे इन्होंने काम किया। जो दो नई चीजें हो गई कि बीच में मोदी जी का नाम बहुत तेजी से उभरा, और शायद वो एक चीज गलती कर गए कि भाजपा नहीं है या समता पार्टी नहीं है, वो एक तो दल है, राष्ट्रीय दल है, और उसके पीछे आरएसएस खड़ा है, और जो आरएसएस फैसला करेगा वो आडवाणी जी को भी मानना पड़ेगा, वो चाहें या न चाहें। और अगर न मानेंगे तो उनका हश्र वही होगा जो बाकी भाजपा के पुराने नेताओं का हुआ है। तो इस चीज को समझने में नीतीश जी ने गलती की। इसलिए कई ऐसा संभव हो सकता है कि उनके एकदम नहीं चाहने के बावजूद। आपको लगता है कि अब दुर्घटना होने का वक्त आ गया? क्योंकि जिस तरह के हार्ड टोन आज बीजेपी ने अख्तियार किया है कि वो अपने काम पर ध्यान दे और साथ ही साथ यूपीए को देखें, उनके करप्शन को देखें, आपको लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी को बीजेपी को प्रोजेक्ट करना है तो उससे पहले नीतीश कुमार को काटना होगा? क्योंकि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। जी हाँ, स्थिति वहां अब पहुंच रही है। क्योंकि अगर आज नीतीश जी का भाषण आप सुने तो उसमें उन्होंने लगभग अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया। आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी को गुजरात के मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए, इस पर मैंने पार्टी प्रवक्ता जी, मैं उस पर आने वाला था, इस्तीफा दिया था। तो अगर उन्होंने अपने को सीमित रखा होता, जिस बात को जो जनता दल यू का एक स्टैंड है और वो समझ में आने वाला स्टैंड है कि जो धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति हो वही प्रधानमंत्री हो, और वहीं तक सीमित रखते तो ठीक था। अब वो गुजरात के विकास के बारे में बोल गए, समुद्र के बारे में बोल गए, और इतना ज्यादा नरेंद्र मोदी के विरोध में आगे बढ़ गए। उन्होंने बिहारियों को भी एक सीमा तक अपमानित, कम से कम मैंने अपमानित महसूस किया जब उन्होंने कहा कि बिहारियों को तिजारत नहीं आती है, इसके लिए व्यापार करने के लिए कृष्ण भी खुद गए थे। और ये गलत बात है। अगर बिहारियों को तिजारत, एंटरप्रेन्योरशिप अगर नहीं है आज, तो जहां भी एंटरप्रेन्योरशिप हुआ है वहां पर भूमि सुधार हुए हैं। 15 साल लालू जी का राज रहा, 9 साल से इनका राज है। दी बंडोपाध्याय कमेटी की रिपोर्ट इन्होंने बनवाई और उसको रखे हुए हैं, और उसके पहले कांग्रेस का शासन था। भूमि सुधार वहां लागू ही नहीं हुआ। कानून एक बना बहुत पहले और वो रह गया। भूमि सुधार अगर लागू होता और पूंजी का, अगर आंतरिक पूंजी का वहां विकास होता तो एंटरप्रेन्योरशिप भी साथ में आती। वो हुआ नहीं। जब वो नहीं हुआ
इसके लिए जनता को दोष देना कि बिहारियों को व्यापार नहीं आता है, बिहार के बाहर वही बिहारी अच्छा व्यापार कर रहे हैं, अच्छा नाम कर रहे हैं और हर राज्य में कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों है कि बिहार में ही वो व्यापार। इसलिए आज जो उन्होंने कहा है वो बिहारियों को भी उनको समझ में नहीं आया कि नरेंद्र मोदी को अपमानित करने के चक्कर में वो बिहार को भी आज अपमानित कर बिहार को भी अपमानित कर गया। अखिलेश प्रताप सिंह के पास चलते हैं, लखनऊ से सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, कांग्रेस खुश तो बहुत होगी आज, क्योंकि सबसे पुराने एलआई और बीजेपी के बीच तकरार हो चुकी है आज। इसको गंभीरता पक्ष जवाब संतुष्ट करने वाला जवाब सरकार। आप लोगों का आज प्रपोजल ये भी आ रहा है कि ये जो रिजर्वेशन में कल ही पास कर चुके हैं और उस पर हमको फख्र है। मुझे लगता है कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं और अखिलेश जी तक भी मेरी आवाज नहीं आ पा रही है और स्टूडियो तक भी शायद मेरी आवाज नहीं जा पा रही है। अगर हमारे पैनल प्रोड्यूसर सुन रहे हैं तो इस प्रोग्राम काम को स्टूडियो से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अब भी आप सुन रहे थे दीपक को, और तकनीकी दिक्कत की वजह से हमारे मेहमान गेस्ट को आप नहीं सुन पाए, अखिलेश प्रताप सिंह को। लेकिन मुद्दा ये है कि जेडीयू बीजेपी में आर पार की जंग लगता है शुरू हो गई है और गठबंधन अब कितने दिनों तक चलेगा, इस पे एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया है। खासतौर से आज शाम जब बीजेपी का बयान आया, हमने निर्मला सीतारमण को सुना, उन्होंने कहा कि जिस तरह से सहयोगी दलों को बात करनी चाहिए वैसी बात नहीं आ रही है और अपने सहयोगियों के मुख्यमंत्रियों पर निशाना साधने से बेहतर हो कि सहयोगी दल जो हैं वो यूपीए के खिलाफ एक साझा रणनीति बनाएं। तो आर पार की लड़ाई। इससे पहले सुबह हमने नीतीश कुमार को सुना, जिनके भाषण में मोदी के सिवाय शायद ही कोई दूसरी बात थी। बिना नरेंद्र मोदी का नाम लिए उन्होंने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा, गुजरात के विकास की बात की, कहा कि गुजरात का विकास जो है वो मॉडल पूरे देश पे लागू नहीं हो सकता क्योंकि देश के अलग अलग राज्यों की अलग जमीनी हकीकत है। बिहार के मॉडल की बात की कि वो भी किसी से कम नहीं है और किसी एक चीज को दूसरे राज्यों पर थोपना ठीक नहीं होगा। हालांकि मोहलत बीजेपी को दिसंबर तक की दे दी गई है, लेकिन फिर भी आइए आपको एक बार फिर सुनवाते हैं कि आखिर नीतीश कुमार ने आज किस तरह से हमला दागा नरेंद्र मोदी पर। पॉलिसी के तहत समाज की एक 50% शक्ति को जोड़ना है, ये अगर निर्णय करके हम करेंगे तो भारत जो आज ग्रोथ के कारण जहां अटका हुआ है, पॉलिसी के तहत समाज की एक 50% शक्ति को जोड़ना है, ये अगर निर्णय करके हम करेंगे तो भारत जो आज ग्रोथ के कारण जहां अटका हुआ है उसको आगे खींच के ले जाने का काम अकेली हमारी ये 50% माताएं बहनों की शक्ति कर सकती है। ये हमारी विकास यात्रा में उनको हिस्सेदार बनाना पड़ेगा, उनको जोड़ना होगा और जोड़ते हैं तो परिणाम आता है। कहीं तो लोग बात कर रहे होंगे, चर्चा कर रहे होंगे। बिहार में तो 2006 में महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 50% आरक्षण देकर चुनाव करा दिया गया। हमारे साथ इस वक्त नीरज कुमार जुड़ गए हैं, जेडीयू के प्रवक्ता, और साथ ही अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस नेता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज जी, मेरा सवाल सबसे पहले आपसे, बीजेपी की तरफ से ये जो टिप्पणी आई है आज शाम, बीजेपी प्रवक्ता ने कहा है कि जो हमारे सहयोगी हैं वो यूपीए पर निशाना साधें, उसके खिलाफ रणनीति बनाएं, ये बेहतर होगा, ना कि अपने ही सहयोगी मुख्यमंत्रियों के ऊपर निशाना साधें। इस पर आपका क्या कहना है? मुझे लगता है कि तिलमिलाहट किस बात की है। गठबंधन के तहत कोई घटक दल को क्या विकास के एजेंडे पर, हमारा एजेंडा, हमने विकास के, हमने किसी का नाम लिया नहीं, किसी की चर्चा तो नहीं की। हमने ये सवाल उठाया कि विकास किसको कहते हैं। मानव विकास सूचकांक में संतोषजनक स्थिति न हो और विकास का मॉडल की बात की जाए, हमने इस सवाल को उठाया कि इंक्लूसिव ग्रोथ होना चाहिए,
देश की बिहार जैसे पिछड़े राज्य के अनुभव के आधार पर हमने कहा। लेकिन नीरज जी बीजेपी ने विकास की बात नहीं की। उनका स्पष्ट कहना था कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने आज अपने भाषण में, पूरे 45 मिनट के भाषण में केवल और केवल नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा बिना उनका नाम लिए, ये बात जो है ये सराहनीय नहीं है और उन्हें इस तरह से नहीं करना चाहिए। इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाह रही हूँ। अब क्या मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, ई पार्टी को तय करने का अधिकार होता है। जनता दल यूनाइटेड समाज के सारे तबकों के विकास के मॉडल पर बिहार में हमको जनता का जनादेश मिला और उस मॉडल के आधार पर हमने देश और दुनिया में बिहार की आज प्रतिष्ठा बढ़ी। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, चूंकि हमारी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है लेकिन राष्ट्रीय फलक है हमारा, तो हमने अपना नजरिया देश की जनता के सामने रखा कि भाई विकास का ये मॉडल होना चाहिए। हमने ये रखा कि देश के प्रधानमंत्री के पद पर कौन व्यक्ति नामित हो, उसके लिए इन मापदंडों का पालन किया जाना चाहिए। तो ये क्या किसी राजनीतिक दल को अपना नजरिया पेश करने का भी अधिकार नहीं है? लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि इस पर प्रतिक्रिया की जरूरत क्या थी। लेकिन नीरज जी, वहाँ पे आपको जो बहुमत मिला है वो आपका अकेले का नहीं है, बीजेपी उसमें साझेदार है आपके साथ। बिल्कुल, लेकिन कार्यक्रम की बुनियाद पर अलग अलग घोषणा पत्र पर हम चुनाव लड़ते हैं। हमने कहा है कि गठबंधन हम चलाना चाहते हैं और बिहार का अनुभव भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बताया कि हम जो काम कर रहे हैं समाज के सारे तबकों के लिए, हमको कभी बाधा नहीं हुई, ये भी हमने कहा है। नहीं, लेकिन हम गठबंधन की सरकार चला रही है तो हम कबूल कर रहे हैं। और गठबंधन जी नीरज जी, लेकिन आप ये देखिए कि बीजेपी को कितना इस बात का बुरा लगा है जिस अंदाज में नीतीश कुमार ने गुजरात को पानी पी पी कर कोसा है। वो द्वारका का जिक्र करते हैं, वो उस हवा का जिक्र करते हैं कि हवा से देश का रुख नहीं बदला जा सकता, वो टोपी की बात करते हैं, वो विकास के मॉडल की बात करते हैं, वो गड्ढों की बात करते हैं। तो ये कोई और नहीं, ये नरेंद्र मोदी ही इन सारी बातों को कर रहे थे। मैंने किस बात की? हमारा आपसे सीधा सवाल नीरज जी यही है, इस वक्त का सीधा सवाल यह है कि बीजेपी की जो प्रतिक्रिया आई है आज शाम, उस पर जेडीयू की प्रतिक्रिया क्या है? विकास के मामले में समाज के सारे तबकों का बगैर तनाव पैदा किए हुए विकास का हमारा मॉडल है। हम ऐसे किसी मॉडल को स्वीकार नहीं करते, हमारी पार्टी स्वीकार नहीं करती है जिसमें समाज का कोई तबका। हमको जरा सा 1 मिनट बोलने दीजिए। जी कहिए। ऐसे किसी मॉडल को हम स्वीकार नहीं करेंगे जिसमें समाज के किसी खास तबके को छोड़ करके विकास की पटकथा कही जाए और मानव विकास सूचकांक में अच्छी स्थिति नहीं हो। यह मॉडल हमको स्वीकार नहीं है। क्या हम ये माने नीरज जी, क्या हम ये माने नीरज जी, मैं आपको रोक रही हूँ। सीधा सवाल ये कि क्या ये माने कि जो शीत युद्ध अब तक मोदी के नाम पर चल रहा था जेडीयू और बीजेपी के बीच, वो अब बीजेपी के शाम के बयान के बाद और सुबह नीतीश कुमार के भाषण के बाद आर पार की लड़ाई में तब्दील हो चुका है? नहीं, हमारी समझ से अभी गठबंधन का दौर है और गैर बीजेपी सरकार माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में बना, 24 पार्टियों का गठबंधन बना। अब हम गठबंधन की अनिवार्यता है कि नहीं, चूंकि हम तो उस दौर में है नहीं, हम देश के प्रधानमंत्री पद के दौर में तो है नहीं। गठबंधन आवश्यक है नहीं है, देश के राजनीतिक यथार्थ में क्या आवश्यक है, ये तो तय करने का हमारा अधिकार नहीं है। हमारा कंसर्न है देश का प्रधानमंत्री का पद, उस पर हमने नजरिया अपना स्पष्ट कर दिया और हमने 2012 में इसको स्पष्ट किया, जून 2012 में। कोई आज राष्ट्रीय परिषद ने उसकी संपुष्टि की है। हमने देश के समावेशी विकास के बारे में हमने अपना नजरिया स्पष्ट किया। लेकिन नीरज जी, अपमान बोध की कुंठा के बाद बीजेपी ने अपनी ये सफाई और सीधे तौर पर आपको ये नसीहत देने की कोशिश की है कि आप उनके मुख्यमंत्रियों को निशाना न बनाएं। निशाना बनाने के लिए यूपीए सरकार होनी चाहिए, ना कि उनके गठबंधन के अपने सहयोगी। हमारे जो आर्थिक प्रस्ताव और राजनीतिक प्रस्ताव हैं, उस संकल्प है, आर्थिक संकल्प जो मेरा है, उस संकल्प में स्पष्ट रूप से हमने कहा है कि यूपीए की सरकार देश की जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं चल रही है। ये सरकार बदलनी चाहिए और बदलने में हमारा जो कंसर्न है कि देश के प्रधानमंत्री पद के संबंध में, वो हमने कहा है जी। हमारा कंसर्न भी यही है
कि देश में यूपीए की सरकार जाए। भ्रष्टाचार के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर हमने अपना नजरिया रखा है और विकास के मॉडल पर भी हमने नजरिया रखा है। जी बिल्कुल, हमारे साथ कुछ और मेहमान भी जुड़ गए हैं। बीजेपी के नेता अशोक प्रधान हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह भी लखनऊ से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस नेता। अशोक जी के पास जाऊंगी। अशोक जी, आज शाम के बीजेपी के बयान के बाद क्या मान लें कि अब मोदी के नाम पर आर पार की लड़ाई के मूड में है बीजेपी और जेडीयू, सीधी अब ये जंग है? देखिए, कोई आर पार की लड़ाई नहीं है। बीजेपी ने साफ सुथरे ढंग से ये कहा है कि आज यूपीए से लड़ने की जरूरत है, यूपीए से देश को बचाने की जरूरत है। आज जिस ढंग से यूपीए देश को लूट रहा है, आज हम सब मिलकर उसको हटाने का काम करें। अभी प्रधानमंत्री का कहाँ कोई सवाल आया, और फिर किसी मुख्यमंत्री को, कोई भी हमारा मुख्यमंत्री है, उसके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में कोई बात कहना ये अच्छी बात नहीं है, इसको नहीं कहना चाहिए। उसी बयान को उन्होंने खारिज किया है, इसमें आर पार की कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आज इस सरकार से, ये यूपी की सरकार से किस ढंग से इस देश को बचाया जा सके। आपकी प्रवक्ता कहती है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, आपकी प्रवक्ता कहती है अशोक जी। है आपकी प्रवक्ता निर्मला सीतारामन, उन्होंने खुद कहा है कि पार्टी की जो विज्ञप्ति जारी हुई है उसमें ये लिखा गया है कि इस तरह के बयान बीजेपी के एक मुख्यमंत्री को टारगेट करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने कहा है कि हमारे किसी भी मुख्यमंत्री को डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में कोई ऐसे कमेंट करना या ऐसे उसके लिए टिप्पणी करना, ये सच में दुर्भाग्यपूर्ण है और खारिज करने वाली बात उन्होंने ठीक कही है। अशोक जी, मैं इस बात से नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि ठीक किया है अशोक जी। लेकिन सवाल ये है कि आज हमें इस चीज की जरूरत नहीं है कि कोई हमारे मुख्यमंत्री के ऊपर टिप्पणी करे। आज जरूरत इस बात की है कि एनडीए और एनडीए के सहयोगी मिलकर इस देश को कैसे बचा सके, इस यूपीए की सरकार से देश को लूटते हुए कैसे बचा सके, नहीं अशोक जी, भ्रष्टाचार कैसे खत्म कर सके, आज उसकी जरूरत है। इन सारी बातों को और आज दिल्ली में घट रहे घटनाक्रम को नरेंद्र मोदी भी लगातार देख रहे हैं। कल उन्हें दिल्ली आना था, गृह मंत्रालय की बैठक थी, देश के सारे मुख्यमंत्री आने वाले थे, लेकिन आज के इस घटनाक्रम के बाद कल आपके पार्टी के नेता, आपके पार्टी के चेहरे कल दिल्ली नहीं आ रहे हैं। इसे क्या समझा जाए? क्या वो नीतीश को अवॉइड करना चाहते थे? नहीं, इस कोई घटनाक्रम से उनका कोई संबंध नहीं है कि इस घटनाक्रम की वजह से क्या डर है उन्हें आने का। उन्हें कोई आने से रोक देगा क्या? उनको आने पे रोक है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। उनकी अपने प्रोग्राम है, अपने प्रोग्राम के हिसाब से वो एक प्रदेश के और ऐसे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जिस प्रदेश को आज केवल देश नहीं पूरा विश्व जानता है। जी अशोक जी, हमारे साथ और मेहमान भी हैं। हमारे साथ कोई रोक थोड़ी रहा है। हमारे साथ शंभू श्रीवास्तव, संस्थापक और पूर्व प्रवक्ता समता पार्टी के भी जुड़े हुए हैं। शंभू जी, आपसे जानना चाहूंगी, आपने फाउंडिंग डेज से देखा है इस पार्टी को, जब ये समता पार्टी थी, तो क्या लगता है आपको कि आज के वक्त में, इस वक्त में अभी भी कोई ऐसी मजबूरियां हैं या संभावनाएं हैं जिससे ये दोनों दल जुड़े रह सकते हैं या रह सकेंगे, या अब वो बिल्कुल खत्म हो गई है संभावनाएं? समझ है, ये जो पूरा विवाद खड़ा किया गया है ये अनावश्यक है, इसलिए कि भाजपा ने अभी तक प्रधानमंत्री पद के बारे में किसी किस्म की कोई घोषणा नहीं की है, न नरेंद्र मोदी ने अभी कोई दावा किया है। ऐसी हालत में एक साल से जो जदयू और नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद को लेकर जो बात कर रहे हैं और लगातार जो गुजरात पे हमले हो रहे हैं या उन पे हमले हो रहे हैं, इसका आज के दिन तो कोई मतलब नहीं है ना। अगर उनके नाम की घोषणा हो गई होती तब तो समझ में बात आ सकती थी। तो इसका मतलब है कि अगर गठबंधन धर्म का अगर कि जहां तक बात है, मैं सिर्फ उस पर बोल रहा हूं, कौन अच्छा है कौन बुरा है वो एक अलग मुद्दा है। तो आप ये मान रहे हैं और ये कह रहे हैं, जहां तक सवाल आप ये मान रहे हैं और कह रहे हैं, आप ये मान रहे हैं और कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का जो स्टैंड है आज की तारीख में, मेरी पूरी बात सुन जी कहिए, मेरी पूरी बात सुन लीजिए जी कहिए। गठबंधन धर्म का जहां तक सवाल है, एक साल से मैं देख रहा हूं कि वो जेडीयू तोड़ रहा है, नीतीश कुमार तोड़ रहे हैं भाजपा की तरफ से। तो आज पहली बार मैं देख रहा हूं कि प्रतिक्रिया आई है। इसलिए गठबंधन धर्म की जो बात है कि वो आवश्यक है, जरूर आवश्यक है, लेकिन आत्मसम्मान की कीमत पर थोड़ी आवश्यक हो सकता है।
बिल्कुल। और आज के अगर भाषण को सुने तो वो तो बड़ा निराशाजनक भाषण था। बिल्कुल, इस पर मैं प्रतिक्रिया लूंगी। नीरज कुमार की जेडीयू प्रवक्ता। नीरज जी, आपका इस बात पर क्या कहना है कि बिल्कुल बेहद अपमानजनक था आज का भाषण, और जो गठबंधन धर्म है उसको निभा नहीं रही है जेडीयू, जबकि आरोप बीजेपी पे लगाया जा रहा है। हमने आज माननीय मुख्यमंत्री जी का संबोधन आपके पास होगा, उस संबोधन के कुछ एक लाइन को स्पष्टता के साथ सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार में मजबूती के साथ गठबंधन हमारा चल रहा है, गठबंधन हम चलाना चाहते हैं। क्या किसी राजनीतिक दल को इस बात का अधिकार है कि नहीं कि विकास के मॉडल पर अपना नजरिया पेश कर सके? क्या किसी राजनीतिक दल को यह अधिकार है कि नहीं कि देश के प्रधानमंत्री पद पर अपना मंतव्य गठित कर करके देश की जनता के सामने रख सके? क्या इसका कोई अधिकार राजनीतिक दल को नहीं है? लेकिन नीरज जी वो इसी सांस में ये भी कहते हैं कि कल की कोई गारंटी नहीं ले सकते, कब गाड़ी पटरी से उतर जाएगी इसकी गारंटी वो नहीं ले सकते। एक ही सांस में वो ये बात भी कह गए भाषण में। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जीवन और मरण का तो भरोसा नहीं। जो लोग तरह तरह की बातें करते हैं उनको उन्होंने कहा, जवाब दिया कि सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए सेकुलर क्रेडेंशियल, सत्ता रहे या जाए। ये कोई साधारण सी बात नहीं है, और ये साधारण सी बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी के संबोधन का ये शब्द अगर आप उस पर ध्यान देंगे तो इसका मतलब है कि कमिटमेंट है। और और उन्होंने कहा कि अटल जी सरीखे व्यक्ति होना चाहिए। क्या इससे किसी को मतभेद है? क्या ये देश का बहुधर्मी और बहुभाषाई चलिए आपके पास आएंगे और एक तीसरा और अलग पक्ष भी ले सकते हैं। कांग्रेस ले लेते हैं, कांग्रेस के नेता अखिलेश प्रताप सिंह हमारे से जुड़े। अखिलेश जी, नीतीश कुमार के आज के भाषण को और उसके बाद बीजेपी की प्रतिक्रिया को आप कैसे देख रहे हैं और क्या कहेंगे इस पर, क्या आपकी टिप्पणी है? कितना हास्यास्पद लगता है कि जब कोई बीजेपी के साथ रहे और ये कहे कि हम धर्मनिरपेक्षता के पक्षधर हैं। आइडियोलॉजी होती है, सबको पता है कि बीजेपी की क्या आइडियोलॉजी है। अब बीजेपी के साथ रह के बीजेपी के अंदर के नेताओं को कोई अगर धर्मनिरपेक्ष बताए और लोग भूल गए क्या? आज आडवाणी जी को बताया जा रहा है कि मोदी जी के कंपैरिजन में वो सेकुलर हैं, तो ठीक है, आज वो थोड़े ज्यादा हार्डकोर दिख रहे हैं तो आडवाणी जी को लोग भूल रहे हैं। लेकिन ये याद किसी को ये अभी भूला नहीं होगा कि जब वो रथ यात्रा लेके निकले थे तो कितने 100 लोगों की हत्याएं हुई थी, कितने जगह कर्फ्यू लगे थे, कितना सामाजिक सौहार्द हमारा बिगड़ा था। और उसी आडवाणी जी के नेतृत्व में रह के चुनाव भी लड़े हैं और आज उन्हीं को बता रहे हैं कि उनसे बेहतर धर्मनिरपेक्ष हैं। तो ये बड़ा अजीब सा लगता है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जिस जोश से या जिस उम्मीद से या जिस मनोभाव से पिछले कुछ दिनों से जनता दल यूनाइटेड के लोग अपनी बात कह रहे थे और अपना पक्ष रख रहे थे, अपने आप को सेकुलर दिखाने का प्रयास कर रहे थे, हालांकि बीजेपी के साथ सरकार उनके बीजेपी के लायज है, उसके अंदर रहते हुए भी जिस तरह से धर्मनिरपेक्षता का पोस्टरिंग दे रहे थे, तो कल और आज मिलके दिख गया कि कथनी करनी में कुछ फर्क है। जो उम्मीद थी सरकार उनके बीजेपी के लायज है, उसके अंदर रहते हुए भी जिस तरह से धर्मनिरपेक्षता का पोस्टरिंग दे रहे थे, तो कल और आज मिलके दिख गया कि कथनी करनी में कुछ फर्क है। जो उम्मीद थी कि बीजेपी कुछ डायलूट होगी, कुछ करेगी, तो बीजेपी ने तो झुकना तो छोड़ दीजिए, बर्दाश्त भी नहीं किया और उससे ज्यादा वेग से रिएक्ट भी किया है। तो ये तो खैर उन लोगों का आपसी मामला है। लेकिन अखिलेश जी इस सूडो धर्मनिरपेक्षता की तरफ पींगे तो आपकी पार्टी भी बढ़ा रही है। देखिए, ये आप लोगों का अपना अपना आंकलन है। कोई सरकार में है और उस सरकार को या उस प्रदेश को कोई सुविधा दी जा रही है, मैक्सिमम प्रदेशों को दी जा रही है, देने की बात चल रही है, तो ये तो कोई भी सरकार होगी जो सरकार को आवश्यकता है, जहाँ की विकास की आवश्यकता है, उसको हेल्प करना केंद्र सरकार का चलाने के लिए आवश्यकता है या विकास की आवश्यकता है? अखिलेश जी, सरकार चलाने के लिए आवश्यकता है जिसके जरिए विकास के पैकेज दिए जा रहे हैं, या वो उस क्षेत्र के विकास के लिए केवल इसी मंशा के साथ दिए जा रहे हैं? नहीं, सरकार तो चल ही रही है।
हाँ, लेकिन उस पर जब संकट के बादल मंडराते हैं तो शायद ऐसे लोग काम आ सकते हैं। अब देखिए, राजनीति में आप लोग स्वतंत्र हैं या कोई भी स्वतंत्र है अपनी अपनी तरह से प्रत्याशा में उम्मीद लगाने की, यानी उम्मीद लगाए हुए हैं आप उम्मीद लगाए तो है नहीं। चलिए, कम से कम ये बात तो आपकी मैं बात कर आप लोगों की मैं बात कर रहा हूं, आप लोगों की मैं बात कर रहा हूं कि वो लगाने की उम्मीद है। कोई किसी की मदद करता है, वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात है। अब उसमें कोई मदद करता है, उम्मीद करता है तो ठीक है, लेकिन मैं वही कह रहा था कि जो जी ये परस्पर है अखिलेश जी, उनको आपका दामन थामना है, आपको हाँ, सरकारें। अब ये आपको अंदर की बात पता होगी तो होगी, हमें ऐसा कोई जानकारी नहीं है। जो बहस आज जिस मुद्दे पे कर रहे हैं, जिस बातों पे कर रहे हैं, उस पे हमारा जो सवाल आपने किया कि भाई आप 2 दिन से अभी अपने सेशन में और उसके पहले जो पोस्टरिंग कर रहे थे, आज उसके जस्ट रिवर्स एंडिंग हुई आपके उसकी। जो लोगों को उम्मीद थी कि ये होगा, लेकिन इतना भी तय है कि आप जितने तल्ख थे उससे तल्खी उधर से आई है। अखिलेश जी, आपने जो तमाम बातें कही हैं उस पर हम बीजेपी की एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं अशोक प्रधान जी से। अशोक जी, आपने अखिलेश जी को सुना, क्या कहेंगे आप इस पर? मैंने सुना नहीं, मुझे कोई आवाज नहीं आ रही है, मैं इसीलिए उन्होंने इस बात को दबी जबान में कबूला है, पूरी तरह से नहीं लेकिन दबी जबान में, कि हाँ वो उम्मीद की नजर जो है गड़ाए हुए हैं जेडीयू पर, और शायद इसीलिए नीतीश कुमार, शायद ऐसा ही होता है, शायद इसीलिए नीतीश कुमार जो है इस कदर पोस्टरिंग करते आ रहे हैं। दोनों तरफ उम्मीद है। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक प्रमुख दल है जो एनडीए का प्रमुख दल होने के नाते अपनी जिम्मेवारी समझता है, और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से, आज कोई भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी नहीं है जो क्षेत्रीय दल हो। भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश के अंदर एक ऐसा नेतृत्व दे चुकी है एनडीए के माध्यम से, जिस नेतृत्व को आज भी याद करते हैं, वो इतिहास है, समय की सरकार को, वो इतिहास है, लेकिन भविष्य उतना सुनहरा नहीं दिख रहा है। अब आज जो सब चला है उसके बाद। अशोक जी, अब आपका गठबंधन अब शर्तों पे कायम हो गया है। आपको अल्टीमेटम दिसंबर तक की मिली है, चेहरा बता दीजिए कौन होगा आपका चेहरा। सबसे बड़ा सहयोगी दल है आपका जेडीयू, और एनडीए के संयोजक कोई और नहीं, जेडीयू के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अपने फैसले लेना अच्छे से समझती है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड पूरी सक्षम है हर फैसला लेने का, और इसलिए किसी की इसमें हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। और समय आने के ऊपर वो फैसला लेगा और फैसला लेके देश की जनता के सामने अपने आप को लेके आएगा। ऐसा कोई ऐसी वो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के पास नेतृत्व नहीं है। ठीक है, जो टिप्पणी की गई बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणियां थी, वो उनकी जरूरत आज नहीं थी करने की। आज तो सबसे पहले जरूरत है इस यूपीए सरकार को हटाने की। जरूरत नहीं थी, लेकिन टिप्पणी हुई है, कई टिप्पणियां, जरूरत नहीं थी। शीतल जी अखिलेश, शीतल, मैं एक बात या तो आप पॉलिटिकली थोड़ा सा समझ कम पाई, या मैं समझा ठीक से नहीं पाया। जो निहितार्थ आपने निकाला, वो मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं था कह चुके हैं नीतीश जी को मिले गड़ा पड़े। नहीं तो मैंने तो आप रिपीट कर लो। हमने जो कहा वो आप समझ नहीं पाए। चलिए आप समझाइए। मैं समझा नहीं पाया, आप समझाइए। खैर छोड़िए, उसकी बात छोड़िए। हम तो ये कह रहे हैं कि वो लोग जाने, उनका काम जाने। जिस तरह से उन्होंने पोस्टरिंग की थी उससे तगड़ा रिबाउंड उनको मिला है, और जो चीज वो बताना चाहते थे उसमें ये जो मैसेजिंग करते थे, आज ये लोग भले मोदी के ऊपर काफी कटाक्ष किए हो, लेकिन 8 महीने का समय दे देना, बहुत से इशूज पे आ जाना, उधर से उतना तगड़ा आ जाना। देखिए आज की तारीख में बिल्कुल, मैं इस पर बीजेपी में मोदी आप ही की बात पर, अखिलेश जी आप ही की बात पर मैं नीरज जी से प्रतिक्रिया लूंगी। नीरज जी, कांग्रेस का ये कहना है कि जो पोस्टरिंग, हार्ड स्टांस इतने दिनों से दिखा रही थी जेडीयू, आज नीतीश ने दिखाया, उसका तगड़ा रिबाउंड आज बीजेपी ने वापस दिया। शायद इसकी उम्मीद नहीं थी आपको, क्या कहना है आपका? देखिए, एक बात को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। हमारे प्रस्ताव में ये साफ है कि
यथाशीघ्र प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित होना चाहिए। आखिर ऐसी जल्दबाजी क्यों है नीरज जी, जल्दबाजी क्यों है? लेकिन आप पूरी बात मुझे इसलिए 1 साल से 18 महीने पहले हमेशा प्रत्याशी घोषित किया बीजेपी ने। क्या? हेलो, आप फिर से बोलिए जरा सा। नीरज जी आप बोलिए जी। हेलो नीरज जी, आप हमें सुन पा रहे हैं क्या? हाँ, आप बताइए ना क्या पूछ रहे थे आप? हम ये कह रहे थे कि आप अपनी बात जो रख रहे थे कि हाँ, बोलिए। तगड़ा रिबाउंड आपको मिला है, आज बीजेपी ने जो तगड़ा आपको जवाब दिया है करारा, उस पर क्या इसकी उम्मीद थी जेडीयू को कि बीजेपी इतना करारा जवाब देगी शाम होते होते? अरे हमने अपनी बात को एक क्षेत्रीय पार्टी होकर करके हमने अपना नजरिया से देश की जनता को अवगत कराया। ये हमारा एजेंडा था, हमारा जो कंसर्न है उस कंसर्न के बारे में। और अखिलेश जी से मैं कुछ एक बात कहना चाहता हूं, कांग्रेस के नेता हैं, उनको यह बताना चाहिए कि आप जिस बात की बात करते हैं कि फलां के साथ है, फलां के साथ है, जो देश में अटल जी की सरकार बनी थी उसके गठबंधन के बहुत सारे घटक दल आज आपके सहयोगी है, तो आपको कैसे अच्छा लगने लगा? भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने की बात आप रोज बोलते हैं, और सबसे बड़ा जो बिहार का चारा घोटाला का चार्जशीट। नीरज जी माफ कीजिए, आपको फिर से रोक रही हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में इस वक्त बात ये आ रही है। नहीं, पहले आप मेरी बात सुनिए। मेरे दिमाग में बात ये आ रही है कि आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की सरकार के भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, तो फिर नीतीश कुमार के निशाने पर ये तमाम चीजें क्यों नहीं थी? यही बात तो बीजेपी कह रही है। और केवल पोस्टर के जरिए कल केवल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक पोस्टर लगा इस बात के निशाने पर नहीं जा सकता। निशाने पर थी, कहाँ थी? बिल्कुल नहीं थी भाषण में। हमने तो कहा है, आज के प्रस्ताव में कहा है, हम आर्थिक प्रस्ताव, राजनीतिक प्रस्ताव की प्रति आपके यहाँ आई होगी, आप उसको निकाल करके देख लीजिए कि भ्रष्टाचार के सवाल पर हमने क्या नजरिया दिया है, हमने क्या नजरिया दिया है देश में महंगाई के सवाल पर। आज की तारीख में जेडीयू के सबसे सशक्त और मजबूत चेहरे जो हैं नीतीश कुमार, हम उनके भाषण की बात कर रहे हैं। उसमें कहीं कांग्रेस पर निशाना नहीं था, यूपीए सरकार की नीतियों पर निशाना नहीं था, करप्शन पर निशाना नहीं था, घोटालों की बात नहीं थी, बस चर्चा सिर्फ नरेंद्र मोदी की थी। यही तो आपसे हम बात पूछ रहे हैं। आप माननीय मुख्यमंत्री नहीं, आप माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का पूरा जो भाषण है वो सुना दीजिए लोगों के बीच में। उस पूरे भाषण के दौर में देखिएगा कि यूपीए सरकार की चर्चा है कि नहीं है। साफ प्राथमिक संबोधन में कहा है यूपीए सरकार की कहीं जरा सा भी जिक्र नहीं है। उन्होंने बात केवल आपके पास तो उपलब्ध है। नहीं, विकास की बात नहीं की है हमने। यह माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राष्ट्रीय परिषद के जो आर्थिक संकल्प हैं उस संदर्भ में उन्होंने कहा है कि उस संदर्भ की चर्चा की है, और राजनीतिक प्रस्ताव में चर्चा की है, और विशेष राज्य के दर्जे के मानक में बदलाव का जो हमारा प्रस्ताव था, उस तीनों मिलाकर करके उस संदर्भ की चर्चा उन्होंने प्रारंभिक संबोधन में की है। उन्होंने 2 बातें कही हैं, मैं आपको बता रहा हूं। मैं पूरा भाषण, नीरज जी पूरा भाषण हमने उनका सुना है। उन्होंने 2 बातें कही है, देश में आर्थिक स्थिति नाजुक है और राजनीतिक स्थिति निराशाजनक है। हाँ, तो किसके लिए कहा है? ये आपके संबंधों को लेकर भी, बीजेपी के संबंधों को लेकर भी राजनीति, उन्होंने ये भी कहा है कि अहम भूमिका निभानी है, तो उनकी महत्वाकांक्षा। नीरज जी, मनीष मैं आपसे कहना चाहूंगी, नीरज जी पोस्टर पर आप सीधे सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह पर निशाना साधते हैं, लेकिन भाषण में केवल एक लाइन भर से आपका काम हो जाता है। उसमें भी आप सीधे तौर पर कांग्रेस या यूपीए की निंदा नहीं करते, उसकी बात नहीं करते। अच्छा, आर्थिक स्थिति नाजुक है किसकी सरकार में? किस सरकार के बारे में हमने कहा? यूपीए सरकार के बारे में कहा। नाम क्यों नहीं लिया? नाम ले लेना चाहिए ना। परिषद का प्रस्ताव पास किया। नीरज जी, आपने पोस्टर लगाया है उसी जगह पे जहां पे आपका 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, तो सीधे तौर पे नाम लेना चाहिए था। किस बात का पोस्टर? चलिए मनीष, मुझसे कहा जा रहा है कि और भी हमारे साथ तमाम लोग जुड़े, उनके पास भी चलना है हमको। शंभू श्रीवास्तव, पूर्व नेता समता पार्टी में जुड़े। शंभू जी, अब आप बाहर से इस पूरे वाकये को देख रहे हैं, ये जो डेवलपमेंट्स चल रही हैं, जो बयानबाजियां हो रही हैं, काउंटर बयान जो आ रहे हैं उसको देख रहे हैं, इस सब के बाद आपको क्या लगता है कि एक तो ये कि नीतीश कुमार का स्टांस जो है वो जस्टिफाइड है, वो वाजिब है या नहीं है, और दूसरा उसके बाद जो बीजेपी की कड़ी प्रतिक्रिया आई है, तो अब ये गठजोड़ की स्थिति कैसी उभरती हुई और आने वाले दिनों में बनती हुई आपको दिख रही है?
देखिए, जो नीतीश कुमार जी के बारे में या जदयू के बारे में इन्होंने कहा कि भाई ये सत्ता का सवाल नहीं है, जब उन्होंने कहा कि मैं सत्ता रहे या ना रहे हम सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे। अगर आप आज के पूरे भाषण या एक साल के व्यवहार को देखिए तो इस सिर्फ सत्ता की लड़ाई है, इसमें सिद्धांत कहीं नहीं है। और उन्होंने एक तरह से अपने को मार्केट प्लेस में रख दिया है कि जो बड़ी बोली लगाएगा, कांग्रेस वाली बड़ी बोली लगाएंगे तो उनके साथ जाएंगे, बीजेपी वाले बड़ी बोली लगाएंगे तो उनके साथ जाएंगे। अब लोहिया जी का नाम लिया उन्होंने, लेकिन उनके भाषण की एक चीज पर आप गौर कीजिए। उन्होंने कहा कि मैं अब ये नहीं चाहता हूं कि मेरी हालत देवगौड़ा जैसी हो जाए या इंदर गुजराल जैसी हो जाए या चंद्रशेखर या चौधरी साहब जैसी हो जाए, गुजराल साहब की जैसी हो जाए। इसका क्या मतलब है? मतलब ये कि चूंकि कांग्रेस, अगर मैं बनता हूं तो कांग्रेस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। बस इतना ही समस्या है कि कांग्रेस भरोसेमंद नहीं है। अगर कांग्रेस भरोसा दे दे तो उनको कांग्रेस से कोई एतराज नहीं है। ये जो राजनीति में कई बातें जो नहीं कही जाती हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, और जो कही जाती हैं उसका कोई मतलब नहीं होता। अखिलेश जी के पास चलूंगी। अखिलेश जी, आप इस पर क्या कहेंगे? आप इस पर क्या कहेंगे कि भरोसा जरा सा कांग्रेस पर हो जाए तो उस ओर जाने में भी कोई ऐतराज नहीं है नीतीश कुमार को? और जेडीयू पिछले कई रोज से देख रही है, ऑब्जर्व कर रही है कि किस तरफ से ज्यादा बड़ी बोली लगती है, उसी को नाप तोल के फिर आगे फैसला होगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी की, यूपीए गठबंधन की इस चुनाव में स्पष्ट बहुमत मिलने जा रहा है। और जो भी चुनाव होते हैं हिंदुस्तान में, आगे भी जो होंगे, वो दो ही अम्ब्रेले के तहत होते हैं। एक कांग्रेस का अम्ब्रेला आता है, एक बीजेपी का अम्ब्रेला होता है। थर्ड फ्रंट या कम्युनिस्टों की बात अक्सर होती है, लेकिन वो पूरे देश में उनका प्रभाव नहीं रहता है। तो जो दो विचारधाराओं का ही चुनाव होता है। और इस बार भी कांग्रेस पार्टी की लेड अलायंस को, यूपीए गवर्नमेंट को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। जो भी जिस पॉलिसी के और जिस नीति के, जिस सोच के, जिस विचारधारा के तहत अपने आप को दिखाना चाहता है राजनीति में, वो उस विचारधारा के छत्रप के नीचे या उनके सहयोग से, उनके अलायंस से जाके चुनाव लड़ता है, फिर लड़ेगा। तो हमें अभी ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। हम सत्ता में आ रहे हैं, हमारा अल्टरनेट नहीं है, हमारी उपलब्धियों का अल्टरनेट नहीं है, हमारे लीडर का अल्टरनेट नहीं है। लेकिन मीठी मीठी बातें जेडीयू को और इसी तरह का बखान अखिलेश जी नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार में सबसे बड़ी लड़ाई की वजह बना हुआ है। नहीं, देखिए, राजनीति में व्यक्तिगत आक्षेप प्रत्याक्षेप नहीं करना चाहिए। आज नीतीश कुमार या दूसरे लोग जो हैं वो क्यों एनायड हैं? क्योंकि बीजेपी के अलायंस होते हुए भी सिर्फ एक व्यक्ति की, बीजेपी के अंदर के भी मुख्यमंत्रियों की भी पीड़ा जरूर होगी कि एक व्यक्ति को जिस प्रकार से महिमा मंडित किया जा रहा है, लोग ये भूल रहे हैं। आप लोग भी अपने तजुर्बे से देखते होंगे कि मोदी के नाम पे झुकना तो दूर, मोदी के नाम पे बीजेपी कंप्रोमाइज भी नहीं करेगी किसी से, जो आज भी दिख गया, साफ साफ इतना स्पष्ट शब्दों में आ गया। तो अब इससे सख्त लहजा क्या हो सकता है? तो ये नहीं किसी को भ्रम होना चाहिए। मोदी भले एक स्टेट के सीएम है, लेकिन बीजेपी में वही सर्वे शर्मा है। आडवाणी जी से लगा सब लोग मोदी से, आज के तारीख में मोदी ही सब कुछ है, मोदी कंट्रोल कर रहे हैं और मोदी आगे भी। आपकी रिएक्शन चाहूंगी इस पर। कांग्रेस कह रही है, यानी अखिलेश जी कह रहे हैं कि मोदी पर कहीं कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाई दी जाएगी बीजेपी की तरफ से। अखिलेश जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? पर कहीं कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाई दी जाएगी बीजेपी की तरफ से। अखिलेश जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? मेरे ख्याल से अखिलेश जी तो बोली था आपने। नहीं, लगता है वो हमारी आवाज सुन नहीं पा रहे। मुझसे प्रधान अशोक प्रधान जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? नहीं, उन तक शायद आवाज नहीं जा रही हमारी। आई है, शायद कुछ कहा है उन्होंने। अशोक जी कहिए। मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी बिल्कुल। अभी अखिलेश जी ने कहा कि मोदी पर आवाज आ रही है। जी, अभी अखिलेश जी ने कहा कि मोदी पर कोई फ्लेक्सिबिलिटी बीजेपी की ओर से नहीं दिखाई जाएगी। आपसे ये जानना चाहते हैं हम। देखिए, मोदी जी हमारे कद्दावर नेता है। मोदी जी आज हमारे एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिस प्रदेश के,
उस प्रदेश का नाम आज विकास के क्षेत्र में, उसका नाम आज आगे बढ़ने के क्षेत्र में केवल देश में नहीं पूरे विश्व में लिया जाता है। तो अब मोदी जी के लिए हम कौन सी ऐसी बात है जो कह रहे हैं कि गलत है? मोदी जी कद्दावर नेता है, मोदी जी हमारे बहुत अच्छे नेता है, ये बात हम कह रहे हैं आपको। अशोक जी तो नाम साफ कर दीजिए ना। अशोक जी नाम साफ कर दीजिए कि आपकी पार्टी का चेहरा ये होगा। शिवसेना आपसे पूछ रही है, जेडीयू आपसे लगातार पूछ रही है, आपका अकाली दल ने बीच में आपसे कहा है, तो इन तमाम आवाजों के बावजूद आप लोग नाम क्यों नहीं डिक्लेयर करते? भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे नेता है जो जग जाहिर नेता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। माने अडवाणी जी ऐसे नेता हैं जिनको आज पूरा देश जिनकी इज्जत करता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे हैं, माननीय राजनाथ सिंह जी सबको साथ लेके चल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी इस देश को 6 साल का सुशासन दे चुकी है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए के समय में देखा है सबने, आडवाणी जी छुपा नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। आडवाणी अशोक जी आडवाणी कितने बड़े नेता हैं? अखिलेश जी कुछ कह रहे हैं। जी अखिलेश जी कहिए। देखिए हम लोग के पूरब में कहावत है, ऊंट की चोरी नेवरे नहीं होती है। वो तो वही बीजेपी सोच रही है कि नेता भी बता रही है, घोषणा नहीं कर रही है। अभी तक पिछले 5 चुनाव में बीजेपी ने अपने नेता का ऐलान 1-1.5 साल पहले से करती रही है। और जो अपने आप ही स्वयंभू इतना बड़ा बनाते हैं मोदी जी को, न गुजरात डेवलपमेंट में नंबर 1 है, न ह्यूमन इंडेक्स में नंबर 1 है। नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं। ये आपका अंदरूनी मामला, हमसे कोई चिंता नहीं है। अरे भाई हमसे तो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट अपना प्रत्याशी बताएगा। आप जब करें, आप न करें, हमसे कोई मतलब नहीं। हम तो बता रहे हैं कि पिछले 5 चुनाव में आपने किया है, हम ये बता रहे हैं। आप करें न करें हमसे नहीं प्लीज नहीं, हम नहीं कह रहे हैं कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप कब करें। आपका अंदरूनी मामला है, आपका अंदरूनी मामला, आप जब चाहे तब करें। हम तो बस दर्शकों को ये बता रहे हैं कि पहले से हमारे साथ जेडीयू के पूर्व नेता शिवराज सिंह भी जुड़ गए हैं। शिवराज जी आप नीरज जी से कुछ कहना चाह रहे हैं? नीरज जी, शिवराज सिंह जो आपकी पार्टी के सचिव हैं, वो अभी हैं या नहीं है, या भूतपूर्व हो गए? तो बहुत पहले नीरज जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शरद यादव जी ने इस संदर्भ में मंतव्य पटना में पत्रकारों के समक्ष दिया। और कल मेरी पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव केसी त्यागी जी ने भी दिया, आपके भी रिपोर्टर उन्होंने मंतव्य दिया। नीरज जी, इस वक्त शिवराज सिंह हमारे इंडिया न्यूज के स्टूडियो में हैं और मैं चाहूंगा कि शिवराज जी आप बात करें, अगर आप ये दावा करते हैं कि आप अब भी पार्टी के सचिव हैं। मैं कोई दावा नहीं करता, मैं किसी नेता के कहने नहीं कहने पे नहीं जाता। मुझे शरद जी ने ये पत्र दिया था, इलेक्शन कमीशन। आप बताइए ये क्या पत्र है इस पत्र में, आप बताइए। ये नीरज जी, शिवराज जी हैं, और ये इलेक्शन कमीशन का जो है वो आप पढ़ दीजिए। इसके द्वारा मैं बताना चाहता हूं कि शरद यादव और नीतीश कुमार का क्या चरित्र है। ये लेटर है उनके शरद यादव के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, और दूसरा लेटर है इलेक्शन कमीशन का, जिसमें कहा गया है कि किसी सेक्रेटरी को ड्रॉप या एक्सपेल नहीं किया गया है। मैं इस घटना से ये बताना चाहता हूं कि जो व्यक्ति, जो नेता शरद यादव या नीतीश कुमार अपने पार्टी के लोगों के प्रति वफादार नहीं हैं, चाहे वो शिवराज हो, चाहे जॉर्ज फर्नांडिस हो, वो लोग घटक दल के प्रति क्या ईमानदार होंगे, क्या वफादार होंगे, बिहार के लोगों के प्रति क्या ईमानदार वफादार होंगे, इस पर कुछ कहने की मुझे जरूरत नहीं। सवाल सीधा नीरज जी से पूछ नहीं, नीरज जी से ये नीरज जी, इसमें कहीं पार्टी नहीं है ना, मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ और ये नीरज जी पार्टी के प्रवक्ता हैं। हाँ, बिहार के बिल्कुल बिहार के प्रवक्ता पास वो तमाम कागजात है जिसपे ये दावा कर रहे हैं कि पार्टी से ये निकाले ही नहीं जा सकते। नहीं, मैं और दावा कर रहा हूं कि शरद यादव अगर हिम्मत है तो मुझे पार्टी से निकाले, एक दस्तावेज दिखाएं, मैं 420 का केस करके उनको मैं पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में 420 का केस कर दूंगा। और बताइए नीरज जी, शरद यादव नीरज जी को सुन लेते। जी बिल्कुल। अब पार्टी का कार्यकर्ता अगर कोई होने का दावा करे और उसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर ऐसी टिप्पणी करे, तो राजनीति में क्या ऐसा कार्यकर्ता भी होता है क्या? नहीं है ना कार्यकर्ता। सहमति या असहमति हो सकती है पार्टी की नीतियों से। हाँ।
लेकिन कोई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर ऐसी टिप्पणी करे, बिल्कुल बिल्कुल करूंगा। ये तो राजनीति के जो चरित्र होते हैं उसके मूल भावना के विपरीत है। मैं उसी चरित्र की बात कर रहा हूं कि मैं पार्टी में हूं, मुझे ना कोई एक्सपल्सन लेटर दिया गया है, ना मुझे ड्रॉप करने का कोई प्रोसीजर है। भैया जी शिवराज जी, ये अलग दिशा में जा रही डिस्कशन। हम वापस अपने मूल मुद्दे पर लौटते हैं कि आज जो नीतीश कुमार ने कहा और उसके बाद जो काउंटर रिएक्शन, शाम को कड़ी प्रतिक्रिया हमने बीजेपी की तरफ से सुनी, उसके बाद जो अब तक लग रहा था कि शीत युद्ध है, क्या वो वाकई अब आर पार की लड़ाई में तब्दील हो चुका है जेडीयू और बीजेपी के बीच? शिवराज जी, आप मैं एक बात बताना चाहूंगा कि ये कंट्रोवर्सी मेरी और शरद यादव जी की क्यों शुरू हुई। मैंने एक खत लिखा था शरद यादव जी को, ये खत है जिसमें मैंने कहा जी जो मुद्दा और बहस है वही उसी बहस पे मैं कर रहा हूं कि सेक्युलरिज्म पर नेशनल एग्जीक्यूटिव में डिबेट होनी चाहिए, एक, क्योंकि सेक्युलरिज्म के सबसे बड़े ध्वज वाहक बनने की कोशिश कर रहे हैं शरद यादव और नीतीश कुमार। 2002 के जो गुजरात दंगे थे उससे प्रश्न चिन्ह उठता है कि नरेंद्र मोदी जी सेकुलर हैं या कॉम्युनल हैं। जब वो बात उठी थी तो मैं गुजरात दंगों के खिलाफ मैंने प्रदर्शन किए थे, मैंने लाठियां खाई थी, मैं पार्लियामेंट का घेराव करने गया था। मैं छात्र संस्था का संस्थापक अध्यक्ष रहा हूं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का, लेकिन किया गया था या नहीं, मैं ये कहता हूं कि शरद यादव जी ने एक भी शांति मार्च किया हो, वो खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री थे, एक मुट्ठी अनाज रॉयट विक्टिम्स के लिए लेके गए हों। सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर रेलवे मिनिस्टर नीतीश कुमार थे, जहां से कि गुजरात दंगों की गोधरा की शुरुआत होती है और उसके बाद गुजरात दंगे होते हैं। किसी रेलवे के अस्पताल में किसी रॉयट विक्टिम को 1 मीटर एक पट्टी मिली हो, एक मलहम मिली हो, क्या मिली है? आज की और पिछले कई दिन की ये पोस्चरिंग और स्टांस जो है ये केवल ये पॉलिटिक्स ऑफ सेकुलरिज्म नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर पॉलिटिक्स ऑफ सेकुलरिज्म होती, इनमें दम होता तो नरेंद्र मोदी को 2002 में विरोध करते नरेंद्र मोदी का, या कम से कम रॉयट विक्टिम्स के पास जाके खड़े होते। न इन्होंने नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कोई भी प्रतिक्रिया दी, न रॉयट विक्टिम्स के साथ खड़े हुए। 2002 से लेकर के 2003, 4, 5 में नरेंद्र मोदी जी इनके स्टेज पर खड़े हुए हैं नीतीश कुमार जी के, और 2005, 6, 7, 8 तक नरेंद्र मोदी जी सेकुलर थे। 2009 में नरेंद्र मोदी जी कॉम्युनल हो गए। ये कैसी सेकुलरिज्म? बिल्कुल, मैं इस पर एक प्रतिक्रिया लूंगी शंभू जी से। शंभू जी, शिवराज जी की इन तमाम बातों से आप सहमत हैं? देखिए, शिवराज जी की जो सांगठनिक कठिनाइयां हैं उनके बारे में कुछ पता नहीं है, इसलिए उस पर तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। नहीं, जो उन्होंने अभी इस स्टांस पर रही बात एक जो अंत में रही बात जो अंत में, वो बात सही है। देखिए, जब दंगे हो रहे थे, मैं पार्टी का महासचिव और प्रवक्ता था, और उस समय जब 1 महीने तक दंगे नहीं रुके तो मैंने बयान दिया था कि भाजपा को चाहिए कि नरेंद्र मोदी को बदल के और किसी और को नेता अपनी पार्टी से चुन ले गुजरात में। उस बयान को हमारी पार्टी ने डिसोन किया और इसकी वजह से मैंने प्रवक्ता पद से तत्काल इस्तीफा दे दिया था, महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया था। मेरा उस दौर में, उस कठिन दौर में मेरा पहला इस्तीफा आया था। मेरे पास जो भी पद था मैंने त्याग दिया था कि मैं इस स्थिति को स्वीकार करूंगा नहीं। उसके बाद लेकिन उस पूरे दौर में 2.25 साल तक नीतीश जी मंत्री रहे। एक शब्द इस सवाल पे इन्होंने नहीं बोला, एक शब्द, और कभी इन्होंने विरोध नहीं किया। मैं पूछना चाहूंगा कि अगर इनके लिए इतना बड़ा मुद्दा आज जो बनाए हुए हैं जी, उस समय इन्होंने एक शब्द भी क्यों नहीं किया? विरोध करना बिल्कुल। इस पर हम नीरज जी की रिएक्शन ले लेते हैं। नीरज जी, शंभू जी का और शिवराज जी का दोनों का ये कहना है कि आपकी पार्टी और खासतौर से आपके जो 2 बड़े नेता हैं वो पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म यानी सुविधा की राजनीति खेलते हैं और उसी को देखते हुए तमाम तरह के अपने फैसले लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, पोस्टरिंग करते हैं। मैं बोलना तो नहीं चाहता था। आदरणीय शंभू शरण श्रीवास्तव जी हमारे बड़े भाई हैं। अद्भुत स्थिति है, उसी पार्टी के ये पदाधिकारी बने, इस्तीफा देकर के पार्टी के पदाधिकारी बने और बिहार विधान परिषद के सदस्य भी बने। पार्टी की नीतियों से असहमति के बाद इस्तीफा देने की बात भी कर रहे हैं और उसी पार्टी में विधान परिषद के सदस्य भी बन रहे हैं। ये तो राजनीति की अद्भुत नैतिकता है। ऐसा नैतिकता का मापदंड तो राजनीति तो मैंने सुना नहीं। नीरज भाई, ये सवाल मैं भी उठा रहा हूं। नहीं, मैं बया रहा हूं जी। नहीं, मैं ये सवाल मैं देखिए, आरोप पात्रता आवश्यक है। राजनीति में अगर आरोप लगाते हैं तो उसकी पात्रता भी आवश्यक है। भाई, आप राजनीति में हैं,
आपने नीतियों के सवाल पर अगर आपने इस्तीफा दे दिया तो उसी पार्टी में विधान परिषद सदस्य कैसे बन गए, वो भी नॉमिनेट होकर के कैसे आ गए? ये अद्भुत बात है। शंभू जी विशेष की बात हम छोड़ देते हैं, लेकिन सवाल जो बड़ा सवाल है। देखिए सार्वजनिक जीवन में एक वाक्य बोलने, सार्वजनिक जीवन में नहीं, आपने जो आरोप आपने कहा कि जनता दल यू के नेता की भूमिका सही नहीं थी उस दौर में, और उसी पार्टी में आप आए, उसी पार्टी में आए गए, उसी पार्टी में। शंभू जी बोलिए। नहीं, ये देखिए ना, आप बहस को कहाँ ले जाना चाहते हैं? क्या व्यक्ति आधारित बहस करना चाहते हैं? नहीं, व्यक्ति आधारित भाषण तो कुमार देते हैं, आपका भाषण ही व्यक्ति आधारित था, वहीं से तो सब बात शुरू होती है। व्यक्ति आधारित राजनीति आप कर रहे हैं। बात सुन लीजिए। दुकान का पार्ट 1 लालू के विरोध में चलाया। हमारे पास वक्त कम है, हम शंभू जी की रिएक्शन जो वो कहना चाह रहे हैं वो कह लेते हैं, फिर सबसे एक लाइन। लेकिन मेरी चर्चा हुई है, इसलिए एक बात सुन लीजिए। मुद्दा मैं नहीं हूं, मुद्दा है नीतीश कुमार का नरेंद्र मोदी के सवाल पर जो स्टैंड है वो है। मैं सिर्फ उसका जो पाखंड है उसकी चर्चा की, और रही बात मेरी, तो शायद इनको जानकारी नहीं है कि खुद नीतीश कुमार ने मुझसे कहा चुनाव हारने के बाद 2004 के कि हाँ आपकी बात सही थी और अब आपको दल में वापस आना चाहिए, तब मैं आया था। ये अगर आपको नीरज जी में भी को मैं छोटे भाई मानता हूं, लेकिन हर एक चीज की जानकारी आवश्यक नहीं है कि उनको वक्त की पाबंदी है। चलते शंभू जी उनके जैसे ही उनके नीति जैसे ही उनके नीतियों से मेरा फिर मतभेद हुआ, वैसे ही मैंने न सिर्फ पार्टी बल्कि विधान परिषद की भी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। शंभू जी चलिए, कम से कम नैतिकता के सवाल पर मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। शंभू जी इतिहास को फिलहाल छोड़ते हैं, लेकिन ये बताइए कि आज की इन डेवलपमेंट्स के बाद अब आगे आपको इन दोनों पार्टियों के बीच का जो गठजोड़ है उसकी क्या स्थिति होती हुई दिखाई दे रही है? एक आखिरी कॉमेंट आपसे चाहिए संक्षेप में। देखिए नीतीश कुमार जी के न चाहने के बावजूद जितना दूर तक वो आगे बढ़ गए हैं इस सवाल पे, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, हम आपको सुन पा रहे हैं। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए हम अच्छा, तो नीतीश कुमार जी के न चाहने के बावजूद मेरी ऐसी समझ है कि जो स्थिति बन रही है उसमें जदयू और भाजपा का संबंध ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, ऐसी मेरी समझ। चलिए आप सभी को बहुत धन्यवाद। वक्त हमारे पास खत्म हो चुका है। सभी का बहुत धन्यवाद इस बहस में जुड़ने के लिए। फिलहाल इस बहस में इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरें लगातार जारी है। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।